हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंजाइम, जो कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंजाइम बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये केमिकल रिएक्शन की रेट को ऑल्टर करते हैं। इनसे पता चलता है कि मैकेनिज्म कैसे होता है, वो कितनी टाइम में कंप्लीट होती है रिएक्शन। तो ये क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। रेट को ऑल्टर करते हैं, या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। वो डिपेंड करता है कि अपन को कौन सा टाइप की रिएक्शन करवानी है और कौन सा एंजाइम अपन ने यूज किया है, इस पर डिपेंड करता है। अब हम एंजाइम की स्ट्रक्चर, एक्टिव साइड और रिएक्शन मैकेनिज्म को समझेंगे इस लेक्चर के अंदर कि कैसे एंजाइम कायम काम करता है, उसकी एक्टिव साइड कहाँ होती है, कैसे प्रोडक्ट बनाता है, कितना चेंज वो कर सकता है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो कैसे होते हैं, सब प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे। बट एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, कि कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो कि किससे मिलके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड से मिलके बने होते हैं। जैसे कि राइबोजाइम, आरएनए एंजाइम, ये किससे मिलके बना होता है, आरएनए से मिलके बना होता है। हाँ, सो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट राइबोसोम आर आरएनए एंजाइम। तो ये लाइन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट राइबोसोम या राइबोजाइम आर आरएनए एंजाइम। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, इवन बोर्ड्स में, बोर्ड एग्जाम में और नीट के एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा चुकी है और पूछी भी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अपन एंजाइम की स्ट्रक्चर की। एंजाइम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसकी स्ट्रक्चर के अंदर कितने ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कितने लेवल पे वो डिराइव्ड होती है, कितने लेवल पे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो एंजाइम को 3 लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसके 3 पार्ट हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी के अंदर जैसे कि प्रोटीन का ये सीक्वेंस दे रखा है आपको, एकदम लीनियर सीक्वेंस में। टर्सरी के अंदर क्या दे रखा है, फोल्डेड फोल्डेड दे रखा है, लाइक दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्शरी में क्या रखा है, उसका 3D डायमेंशन दे रखा है, उसका 3D स्ट्रक्चर दे रखा है। तो एंजाइम के कितने स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, 3 स्ट्रक्चर। कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एंजाइम में कौन सी एक्टिव साइड होती है, पॉकेट किसको कहते हैं, वो सब कुछ अपन देखेंगे। तो एक इस एंजाइम जो होता है, इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो साइट होती है, उसको अपन बोलते हैं, जहाँ पे सबस्ट्रेट आके उससे बाइंड करता है, तो उसको साइट को अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। मतलब ये एक कैविटी होती है एंजाइम में, ये एक जैसे कि लाइक दिस इज अ कैविटी, ये एक कैविटी है। यहाँ पे क्या करता है, सबस्ट्रेट आता है और इससे बाइंड करता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्टिव साइट बोलते हैं। ये किस में पाया जाता है, टर्सरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है। एक कैविटी होती है जो क्या बनाती है, एक्टिव साइट बनाती है, और उसे एक्टिव मतलब कैविटी भी बोलते हैं, एक्टिव पॉकेट भी बोलते हैं। तो एक्टिव साइट बनाती है जिसमें क्या करता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जो एंजाइम रिएक्शंस होती हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं। लाइक सबसे पहले सबस्ट्रेट होता है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, किसकी हेल्प से कन्वर्ट होता है, एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होता है। मतलब उसको एंजाइम फैसिलिएट करता है कन्वर्ट करने के लिए। अपन देखेंगे एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट को कंपेयर करते हैं। एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट को अपन कंपेयर करते हैं। अब एंजाइम को क्या बोलते हैं अपन, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं। अब जो एंजाइम होते हैं वो हाई टेम्परेचर, स्पेशली 40 डिग्री सेल्सियस से अबव एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। मतलब कि एंजाइम है वो, उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएगी और वो क्या कर जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा। कब, कौन से टेम्परेचर, 40 डिग्री सेल्सियस से अबव जाते ही टेम्परेचर वो कैसे हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा। बट जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता रहेगा, चाहे
जो है टेम्परेचर ज़्यादा हो, प्रेशर ज़्यादा हो, कितना भी ज़्यादा होगा, बट वो अपनी एक्टिविटी को कंडीशंस में एक्टिव रहेगा। इसका एक स्पेशल एग्जांपल दे रखा है, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म का एक एग्जांपल है थर्मस एक्वेटिक। इसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टेक पॉलीमरेज। ये एक थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है, यानी टेम्परेचर हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकता है। इसके इसमें क्या मिलता है? टैग पॉलीमरेज एंजाइम मिलता है। ये रहा टैग पॉलीमरेज एंजाइम ऑब्टेन होता है। इसकी एक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली कितने रेंज तक होती है? 90 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ये काम कर सकता है। कि ये एक एग्जांपल है जो कि हमें बताता है कि ऑर्गेनिज्म एंजाइम हाई टेम्परेचर पर फंक्शन कैसे करता है। ये कहाँ पाया जाता है? हॉट वेंट्स में, और हॉट मतलब समर स्प्रिंग, सल्फर स्प्रिंग पे ये मिलता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि केमिकल रिएक्शन कैसे स्टार्ट होती है, उसके चेंज कैसे होते हैं, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, इन सब कुछ अपन पढ़ेंगे। तो चेंज को ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है? उसकी शेप और स्टेट में चेंज होता है, मतलब कि या तो उसकी शेप चेंज होगी या फिर उसकी स्टेट चेंज होगी। बट केमिकल चेंज में क्या गया है? रिएक्शन होती है, मतलब कि कंप्लीट रिएक्शन परफॉर्म होती है। रिएक्शन परफॉर्म होती है केमिकल चेंज के अंदर। तो बेसिकली फिजिकल चेंज को अपन क्या समझते हैं कि फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है या फिर शेप में चेंज हो रहा है, बट केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। इसका एक एग्जांपल दिया गया है, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है H2SO4 प्लस BaSO4। तो ये क्या बनाता है? ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम हाइड्रोक्साइड है। ये किस कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है? BaSO4 बनता है और H2O बनता है, बेरियम सल्फेट और डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि वाटर। तो ये कैसी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब नेक्स्ट पेज पे अपन देखते हैं ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन की। ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है स्टार्च। स्टार्च कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है? स्टार्च को इंडिकेटेड एसिड कंडीशन में ग्लूकोज यूनिट में कन्वर्ट होता है, रिप्रेजेंट किया गया है कि ये ऐसे कन्वर्ट होता है। ये कैसी है? केमिकल रिएक्शन बताई गई है। ये कैसी थी? फिजिकल रिएक्शन। और ये कैसी है? ये इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन थी, और ये ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। ये स्टार्च का स्ट्रक्चर दे रखा है आपको, और ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दे रखा है। अब देखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन की। रिएक्शन ही कितने टाइप की होती है? दो टाइप की रिएक्शन देखने को मिलती है, जो कि एक सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, उसे बोलते हैं अपन इरिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब ये एक बार प्रोडक्ट बनने के बाद रिवर्स फॉर्म में नहीं आता, जो सबस्ट्रेट फॉर्म में है वापस नहीं बन सकता। अगर अपन ने एक किसी चीज से कोई प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया है तो इससे वापस अपन ये चीज नहीं बना सकते। बट रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? कि सबस्ट्रेट था, उससे अपन ने प्रोडक्ट बना लिया, अब अपन प्रोडक्ट से वापस सबस्ट्रेट बना सकते हैं। लाइक ये वाली रिएक्शन है कि कोई चीज थी, जैसे कि एक पेपर था, पेपर को अपन ने जलाया और क्या बन गया? अपन को ऐश मिल गया। क्या अपन ऐश से वापस पेपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसके अंदर ऐसा है कि आइस थी, आइस से अपन ने क्या बनाया? वाटर में कन्वर्ट कर लिया, लिक्विड फॉर्म में। अब अपन लिक्विड से वापस आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, फ्रीज करके वापस कर सकते हैं। तो यही बताता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन की रेट कैसे परफॉर्म होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको देखना, कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होती है। कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है रिवर्सिबल, मतलब कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट बन रहा है, तो उसकी रेट कैसे निकालते हैं? रेट मतलब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। पी मतलब प्रोडक्ट, डेल्टा मतलब होता है स्मॉल चेंज। ये रहा डेल्टा मतलब होता है स्मॉल चेंज। इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट में कितना चेंज हुआ अपॉन टाइम में कितना चेंज आया। मतलब कि रेट किस पे डिपेंड करती है? प्रोडक्ट पे प्लस टाइम पे। कि चेंज इन प्रोडक्ट ओवर टाइम इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। सो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे। तो अपन ने माना कि रेट किस पे डिपेंड करती है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। तो चेंज इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन की, जैसे ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज होगी इन यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। कि कितनी उसकी कंसंट्रेशन चेंज हुई है वो उसकी रेट होती है। मतलब कि चेंज इन प्रोडक्ट
ये जो ग्राफ दे रखा है चेंज इन प्रोडक्ट अपॉन टाइम, ये प्रोडक्ट है ये टाइम है, चेंज इन प्रोडक्ट अपॉन टाइम इज कॉल्ड रेट, कि कितनी रेट में चेंज हुआ है, उसकी रेट क्या है वो किससे पता चलेगा, चेंज इन प्रोडक्ट अपॉन टाइम से। नेक्स्ट अपन निकालते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं अपन, डायरेक्शन स्पेसिफिक चेंज, कि कौन सी डायरेक्शन के अंदर चेंज हुआ है, तो कैसे निकालते हैं, चेंज इन प्रोडक्ट अपॉन टाइम, ये किससे पता चलेगी, डायरेक्शन मतलब कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन गई है वो उसकी वेलोसिटी होगी, कि ये सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना अब कौन सी डायरेक्शन में बना, तो उसकी वेलोसिटी निकालेंगे, डायरेक्शन स्पेसिफाइड कि उसकी कौन सी डायरेक्शन है, ये तो ये बेसिकली सेम है, कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं है। अब देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है जनरल रूल ऑफ थंब, कि थंब का जनरल रूल क्या होता है, अपन देखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से देखना। जनरल रूल ऑफ थंब इसके अंदर क्या होता है कि एक तो सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, देन प्रोडक्ट वापस सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हुआ, मतलब कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब अपन को रिलेशनशिप बताया गया है 2r और r/2 का। अपन देखते हैं कि एक टेम्परेचर T है, ये टेम्परेचर एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर T है। अब अपन ने क्या करा, जब यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, अपन ने क्या करा इसके अंदर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, टेम्परेचर T था, अपन ने इसके अंदर 0 डिग्री नहीं मानते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर T है, इसके अंदर अपन ने क्या करा 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, तो अगर यहाँ पे T डिग्री था तो ये 10 डिग्री प्लस ऐड करने पे कितना बन गया, T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। अब अपन ने सेम यहाँ से कम कर दिया, कि यहाँ पे T था और -10 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो यहाँ पे कितना था T -10, तो इसके अंदर अपन को दो कंडीशन मिलेगी, अगर यहाँ पे कोई टेम्परेचर था उसके अंदर अपन ने बढ़ाया तो अपन को क्या चीज मिल सकती है, या तो जो यहाँ पे जैसे कि प्रोडक्ट बन रहा था अपने पास P बन रहा था, मतलब प्रोडक्ट अपन को P मिल रहा था, अगर अपन ने बढ़ाया तो वो क्या हो सकता है, या तो 2P हो सकता है, या फिर वो आधा हो सकता है, P/2 हो सकता है, मतलब कुछ भी चीज़ है अगर अपन इसको 10 टाइम्स बढ़ाई तो या तो 2P होगा, या तो डबल हो जाएगा या आधा हो जाएगा, सेम इसमें कि यहाँ पे कि अपन को क्या मिल सकता है 10 डिग्री का, या तो P मिल जाएगा या फिर P/2 मिल जाएगा, मतलब ये दो ही पॉसिबिलिटी है कि कैसे अपन उसको कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एंजाइम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, कि एंजाइम्स कैसे उनकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कि कैसे वो रेट को इंक्रीज करते हैं, लाइक दिस इज सबस्ट्रेट, ये एंजाइम है, ये इसके अंदर बाइंड होगा और इसकी रेट को इंक्रीज करेगा और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। तो देखते हैं कैसे, लाइक CO2 है, मतलब कि CO2 की रिएक्शन करवा रहे हैं अपन H2O के साथ, और क्या मिल रहा है अपन को, कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब इसकी रेट कितनी है R, मतलब कि इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, की कोई भी अपन ने एंजाइम नहीं लिया है तब इसकी रिएक्शन जो कंप्लीट हो रही है वो कितने टाइम में हो रही है, 1 घंटे में एक रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, जिसके अंदर कितने मॉलिक्यूल मिल रहे हैं अपन को, 200 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड, कि 1 घंटे के अंदर अपन को क्या मिल रहा है, 200 मॉलिक्यूल मिल रहा है किसके, कार्बोनिक एसिड का, मतलब कितनी सेकेंड्स के अंदर, 3600 सेकेंड के अंदर क्या मिल रहा है अपन को, 200 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं कार्बोनिक एसिड के, किसकी एब्सेंस में, इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, की एंजाइम की एब्सेंस के अंदर ऐसा प्रोडक्ट अपन को मिलता है। अब अपन इसको इंक्रीज करनी है अगर इसकी रेट, तो अपन ने क्या करा इसके अंदर, कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम है वो ऐड किया, तो क्या मिला CO2 प्लस H2O, इसके अंदर अपन कौन सा एंजाइम ऐड किया, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो अपन को क्या मिला H2CO3, वही कार्बोनिक एसिड मिला। बट इसके अंदर क्या हुआ, जब अपन ने ये एंजाइम ऐड किया तो 1 सेकेंड के अंदर अपन को कितने एंजाइम मॉलिक्यूल्स मिले, दिस अमाउंट, समझ रहे हो कितना बड़ा चेंज हो जाता है, एक एंजाइम की हेल्प से अपन को कितनी नंबर ऑफ टाइम अपनी जो रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। 6 लाख मॉलिक्यूल्स अपन को मिले, उसके अंदर कितना मिल रहा था, 1 घंटे के अंदर 200 मॉलिक्यूल मिल रहे थे, इसके अंदर 1 सेकंड के अंदर 6 लाख मॉलिक्यूल मिल रहा है, मतलब कि कितनी टाइम्स जो है उसकी प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज हुई है। अब अपन देखेंगे जैसे कि एक केमिकल रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है, ये अपन पढ़ेंगे जब अपन प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब अपन इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सिर्फ अपन उसके रेट के बारे में डिस्कस करें, कि जो ग्लूकोज है इससे क्या बनता है, 2 पायरुविक एसिड बनता है, ये कैसी ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप रिएक्शन, इसके अंदर 10 स्टेप होती है, पहले 1, फिर सेकंड, फिर सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स, सिक्स से सेवन, 8, 9, 10, ऐसे 10 स्टेप रिएक्शन है।
मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन इज अ मेटाबॉलिक पाथवे, ये ग्लाइकोलाइटिक पाथवे या फिर C4 पाथवे कहते हैं। तो ये 10 स्टेप रिएक्शन है। इसके अंदर क्या होता है कि एक ग्लूकोज होता है, वो पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। पायरुविक एसिड के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। ये 3 कार्बन एसिड है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बन जाते हैं, क्योंकि ये 6 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 पायरुविक एसिड बने सिंपली। अब क्या होता है कि अगर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन है तो ये तो नॉर्मल कन्वर्ट हो जाएगा और अपन को एटीपी और H2O प्रोवाइड कर देगा, एटीपी नॉर्मल दे देगा। अब क्या होता है कि अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं अपन, जबकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी अंडर एनारोबिक कंडीशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज स्केलेटल मसल, कि जब ऑक्सीजन की कमी है, मतलब कि लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की कमी है, तब अपन को क्या प्रोड्यूस होता है? लैक्टिक एसिड। इसका एग्जांपल है स्केलेटल मसल, की स्केलेटल मसल के अंदर जो है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तब ये लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। अब अगर ऐसी कंडीशन है जहाँ पे कुछ भी मतलब कि बिल्कुल ही एब्सेंट है, एब्सेंट O2, ऑक्सीजन एब्सेंट है, तब क्या होगा? इथाइल अल्कोहल और इथेन बनेगा, C2H5OH। इसका एग्जांपल क्या है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के टाइम पे क्या होता है? बिल्कुल एब्सेंस होती है। तो ये पाथवे अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। अभी सिर्फ अपन ने इसके रेट को डिस्कस किया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद ग्लूकोज पायरुविक एसिड बनाता है। अब पायरुविक एसिड का फेट कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है। एनारोबिक कंडीशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज स्केलेटल मसल में ये सब कुछ होता है। तो यही आज के लेक्चर में पढ़ा कि कैसे ईस्ट में फर्मेंटेशन होती है, बाकी सब कुछ चीज़ें। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर